ब्रांच अकाउंटिंग, द नेक्स्ट पार्ट ऑफ आवर स्टडीज विल बी इंडिपेंडेंट ब्रांच। इसके पहले हम लोग किया था डिपेंडेंट ब्रांच, जो नॉर्मली ब्रांच अकाउंट बोल के किए थे, स्टॉक एंड डेटा सिस्टम। अब हम लोग नेक्स्ट पार्ट में जा रहे हैं जहां पर होता है इंडिपेंडेंट ब्रांच। इंडिपेंडेंट ब्रांच में क्या होता है, द ब्रांचेस अपना अपना ट्रांजैक्शन मेंटेन करता है, वो उन लोग के पास अपना डिसीजन पावर रहता है, अपना खुद का मैनेजमेंट रहता है, तो दे ऑल पास एंट्रीज इन देयर ओन बुक्स ऑल्सो। तो यहाँ पर कुछ कुछ आइटम्स को हम आपको पहले डिस्कस कर लेते हैं, फिर वी विल स्टार्ट विद सम एग्जांपल्स एंड सम्स। सबसे पहला चीज, हेड ऑफिस एक्सपेंस चार्जेबल टू ब्रांच। तो इसका दो पार्ट आता है, एक इन द बुक्स ऑफ हेड ऑफिस, एक इन द बुक्स ऑफ ब्रांच। इन द बुक्स ऑफ हेड ऑफिस में branch account debit to expense account. I will be explaining it, don't worry. पहले लिख लो। In the books of branch, head office account debit sorry, head office expense account debit to head office account. Everybody please write it down, I will be explaining this thing. हेड ऑफिस एक्सपेंस बोला है, चार्जेबल टू ब्रांच बोला है, मतलब हेड ऑफिस ने कुछ खर्चा किया बट ये एक्चुअली ब्रांच का खर्चा है, ब्रांच को रिकॉर्ड करना चाहिए। तो तुमने क्या किया, तुमने जब खर्चा रिकॉर्ड किया था तब आपने एंट्री क्या किया होगा, सपोज यू आर द हेड ऑफिस, राइट? तो व्हेन द एक्सपेंसेस वर इनकर्ड, यू हैव इनकर्ड एंड यू हैव एंटर्ड दिस थिंग एक्सपेंस अकाउंट डेबिट टू कैश। तो ये एक्सपेंस तो आपका एक्सपेंस नहीं है, ये अगर आपका एक्सपेंस होगा तो आप पीएल में थोड़ी डालोगे, ये आपका एक्सपेंस नहीं है, दिस इज योर ब्रांचेस एक्सपेंस। ब्रांच इंडिपेंडेंट है, ब्रांच को रिकॉर्ड करना चाहिए अपना बुक्स में, तो देयरफॉर आप ये एक्सपेंस को क्रेडिट कर दोगे and you will charge these expenses to the branch account, मतलब you will be asking money from the branch। तो branch यहाँ पर काइंड ऑफ डेटर्स हो गया, ब्रांच से पैसा लेना है तो ब्रांच अकाउंट डेबिट, जैसे डेटर्स टू सेल्स होता था, डेटर्स से पैसा लेते थे, वैसे ही ब्रांच अकाउंट डेबिट टू एक्सपेंस, ब्रांच डेबिट कर दिया हम लोगों ने, ठीक है। इन द बुक्स ऑफ ब्रांच में हेड ऑफिस एक्सपेंस टू एचओ, मतलब ब्रांच का खर्चा है, तो हेड ऑफिस एक्सपेंस मतलब वो सैलरी रेंज जो भी हो, मतलब हेड ऑफिस ने मेरा खर्चा उठाया है, तो हेड ऑफिस एक्सपेंस अकाउंट डेबिट, वो मेरा खर्चा है इसलिए मेरा बुक में डेबिट होगा, और ये पैसा हमको लौटाना पड़ेगा, किसको लौटाएंगे, एचओ को। एचओ यहाँ पर काइंड ऑफ क्रेडिटर हो गया, क्रेडिटर की जैसा हो गया, और ये वाला डेटर के जैसा हो गया। यहां से पैसा लेना है और इसको पैसा देना है। आई होप दिस इज अंडरस्टूड एवरीबडी। मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट पार्ट। Depreciation on branch fixed assets. अब इसमें थोड़ा ध्यान से सुनो,
ब्रांच फिक्स एसेट बोला है क्योंकि ब्रांच का होगा हेड ऑफिस के लिए, तभी तो रिकॉर्ड करने का मतलब होता है ब्रांच अकाउंटिंग में। हेड ऑफिस का खुद का हेड फिक्स एसेट अगर होता, उसमें डिप्रिसिएशन करेगा तो उसमें क्या प्रॉब्लम है? उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो यहां पर भी दो पार्ट आता है। ब्रांच फिक्स एसेट अकाउंट maintained at branch, और इसमें आता है maintained at head office। Try to understand the difference। ब्रांच का जो फिक्स एसेट्स का जो अकाउंट होता है ना, मतलब डिटेल्स एंड ऑल, वो आप ब्रांच में मेंटेन हो रहा है तो एक अलग आंसर, और अगर हेड ऑफिस खुद वो सब रिकॉर्ड करता है, मेंटेन करता है पूरा डिटेल्स, तो फिर उसका अलग आंसर बा अलग एंट्री होगा। तो फिर यहां पर डेप्रिसिएशन अकाउंट डेबिट टू ब्रांच फिक्स्ड एसेट। नाउ क्वेश्चन आता है, सर ये कौन बनाएगा? डेप्रिसिएशन किसका खर्चा है? ब्रांच फिक्स एसेट्स मेंटेन कौन कर रहा है? ब्रांच फिक्स एसेट्स मेंटेन कर रहा है ब्रांच। देयरफॉर डेप्रिसिएशन जो डेबिट किया, ये खर्चा तो फिर ब्रांच का ही है, तो ये ब्रांच ने रिकॉर्ड किया इन द बुक्स ऑफ ब्रांच। और यहां पर हेड ऑफिस मेंटेन किया है। अच्छा, और एक चीज लिख लो, नो एंट्री इन द बुक्स ऑफ हेड ऑफिस। क्यों सर? हेड ऑफिस कुछ मेंटेन कर ही नहीं रहा है, ब्रांच का फिक्स एसेट है, ब्रांच ही अकाउंट को बना रहा है, तो फिर डेप्रिसिएशन कौन रिकॉर्ड करेगा? ब्रांच करेगा। इंडिपेंडेंट ब्रांच है ना, हेड ऑफिस का कोई फर्क ही नहीं पड़ता है। उसके पास फिक्स एसेट है, बोला जाओ तुम मेंटेन करो, तुम मैनेज करो, उसका डेप्रिसिएशन वगैरह, रिपेयर वगैरह सब कुछ तुम्हारा जिम्मेदारी है, हमको कुछ प्रॉब्लम नहीं है। तो नो एंट्री इन द बुक्स ऑफ हेड ऑफिस इफ द ब्रांच फिक्स एसेट अकाउंट आर मेंटेन एट ब्रांच। बट अगर ये चीज हेड ऑफिस मेंटेन करेगा तब क्या होगा? In the books of head office, in the books of branch, पैसा तो हमको ब्रांच से लेना है, खर्चा है मेरा, टू ब्रांच फिक्स एसेट अकाउंट, क्योंकि ये अकाउंट हम लोग मेंटेन करता है। तो ब्रांच फिक्स एसेट का जो मैंने अकाउंट बनाया था वो हम क्रेडिट कर देगा, क्योंकि डेप्रिसिएशन होगा तो एसेट कम हो जाएगा, लेकिन डेप्रिसिएशन अकाउंट डेबिट नहीं करेंगे, क्योंकि वो डेप्रिसिएशन डेबिट करेगा तो वो मेरा पर्सनल एक्सपेंस हो जाएगा हेड ऑफिस के लिए। तो एक्सपेंस या डेप्रिसिएशन अकाउंट नहीं आएगा, उल्टा क्या हो जाएगा? ब्रांच अकाउंट हो जाएगा, ब्रांच से हम ये पैसा कलेक्शन कर लेंगे। वैसे ही इन द बुक्स ऑफ ब्रांच है तो फिक्स्ड एसेट ब्रांच का, तो ब्रांच के लिए डेप्रिसिएशन रिकॉर्ड होना चाहिए, तो ये डेप्रिसिएशन अकाउंट डेबिट करेगा, और ये पैसा उसको देना पड़ेगा किसको? हेड ऑफिस को। ऐसा एंट्री हम लोग थोड़ी देर पहले ही किए थे। तो कौन सा वाला था? लेट अस कोरिलेट दिस थिंग्स। ठीक है, देखो यहां पर ब्रांच टू एक्सपेंस
ब्रांच टू एक्सपेंस नहीं करके फिक्स एसेट कर दिया क्योंकि फिक्स एसेट कम हो रहा है। और यहां पर एच ओ एक्सपेंस अकाउंट डेबिट टू हेड ऑफिस, मतलब एक्सपेंस को डेबिट किया था ब्रांच, यहां पर भी वही किया, एक्सपेंस को डेबिट किया, डेप्रिसिएशन देना था एचओ को तो देना है एचओ को। प्लीज ट्राई टू अंडरस्टैंड द ब्रांच फिक्स एसेट्स, बिकॉज हमको क्यों नहीं पता है, हमको ये वाला चीज हर एग्जाम में पूछता है, वो आपका बीकॉम बोलो, एमकॉम बोलो, सीएमए बोलो या सीए बोलो। डेप्रिसिएशन का एंट्री अगर जर्नल वाला सम दे देगा तो डेप्रिसिएशन का एंट्री पूछता ही पूछता है। Please, everybody revise. If you have any queries, feel free to ask me. Then only I will repeat. Else I will move on to some basic examples. इसके ऊपर examples करना है। देखो example. Journalize the following. In the books of head office and branch, दोनों का बुक में आपको जर्नल पूछा, ठीक है। HO has charged rupees 10,000 as depreciation on Bangalore branch fixed assets. ब्रांच का नाम बेंगलुरु है। प्लीज पास। अब देखो यहाँ पर पूछा है एचओ का बुक में रिकॉर्ड करना, तो तुम पूछ सकते थे सर ये कौन सा मेथड होगा सर, मेंटेन एट ब्रांच या मेंटेन एट एचओ। देखो मेंटेन एट ब्रांच होगा तो एचओ का बुक से कोई एंट्री नहीं होगा, आपको एचओ का बुक में एंट्री करना है, तो ऑब्वियसली इट इज एज्यूम्ड इट इज मेंटेन एट एचओ। यहाँ पर कहीं पर भी नहीं बोला, बट सोल्यूशन में जब आप स्टार्ट करोगे तब वहां आप लिख लेना एज्यूमिंग that branch fixed asset account is maintained at HO. Now start in the books of head office, in the books of branch. Do it please. देख लो, I'm not writing it out, ठीक है। In the books of head office में डेप्रिसिएशन तो उसका खर्चा नहीं है, वो खर्चा हमको ब्रांच से लेना है, तो ब्रांच अकाउंट डेबिट मतलब बैंगलोर ब्रांच अकाउंट डेबिट टू बैंगलोर ब्रांच फिक्स एसेट्स 10,000 10,000। और इन द बुक्स ऑफ ब्रांच सॉरी इन द बुक्स ऑफ ब्रांच तो फिक्स एसेट्स तो इसी का है, तो इसका डेप्रिसिएशन अकाउंट इसका बुक में होना चाहिए, तो डेप्रिसिएशन अकाउंट डेबिट, बट ये पैसा किसको देना पड़ेगा, हेड ऑफिस को देना पड़ेगा, बिकॉज हेड ऑफिस इज मेंटेनिंग द अकाउंट ऑफ
fixed assets. Let us do some basic examples. Example number 2. Goods sent by head office on December 28th worth rupees 150 to its Kanpur branch comma not received till December 31st. Assuming it कि the December 31st is your year ending, तो एक बात बोलो, जब हेड ऑफिस सामान भेजता है तब क्या एंट्री होता था? हम लोग ब्रांच अकाउंट में क्या करते थे? देखो ये नोट में बना रहा है, ठीक है, दिस इज नॉट अ पार्ट ऑफ योर सम. हम लोग क्या करते थे? ब्रांच अकाउंट में 2 गुड्स सेंट टू ब्रांच करते थे. दिस इज द एंट्री दैट वी हैव ऑलरेडी पास्ड. बट फिर देखा जाता है 150 का गुड्स अभी तक पहुंचा नहीं है, तो आप उसके लिए ब्रांच को दोष थोड़ी दोगे. आप बोलोगे मेरे को पैसा दो, हम आपसे सामान मिलेगा, सामान भेजा है, हमको पैसा मिलना है. तो ब्रांच पूछता है कितना सामान भेजे हो आपने? बोलता है मैंने 10,000 का सामान भेजा. तो ब्रांच बोलता है मेरे को तो 150 रुपया का सामान मिला नहीं, तो इसमें मेरा क्या दोष है? वो तो इन ट्रांजिट में है, तो आप उसके लिए मेरे को डेबिट क्यों किया? तो हेड ऑफिस बोलता है क्या करना चाहिए फिर? ब्रांच बोलता है हम आपको बाकी का पैसा लौटाने के लिए एकदम रेडी है, उसके लिए आप मेरे को डेबिट करो, बट जो 150 का गुड्स मेरे को नहीं मिला उसके लिए प्लीज डू नॉट डेबिट माय ब्रांच अकाउंट. तो जो आपने ऑलरेडी डेबिट कर दिया था 31 दिसंबर में, आप उसका एंट्री क्या करोगे? टू ब्रांच क्रेडिट कर दोगे, और स्टॉक इन ट्रांजिट बोल के एक नया एसेट आप डेबिट कर दोगे. 150 150. I hope this is understood everybody. Any problem do ask me in the chat section. हम examples करते जा रहे हैं. Number 2, goods sent by Bombay branch to Kanpur branch for rupees 300 yet to be recorded. समझो क्या हुआ? बॉम्बे वाला ब्रांच जिसको मैंने गुड्स भेजा था, हु एम आई एम द हेड ऑफिस, वो क्या किया? वो कानपुर का सामान भेजा. अब हम जब बॉम्बे को बोलता है आप मेरे को पैसा दे देना, तो बॉम्बे बोलेगा हम दे देंगे लेकिन 300 रुपया छोड़ के देंगे. बोले क्यों? क्योंकि वो पैसा तो हमने, वो सामान तो मैंने कानपुर को भेज दिया, आप कानपुर से ले लेना. तो ये 300 रुपया का जो बॉम्बे ने ट्रांसफर किया, तो बॉम्बे का ब्रांच अकाउंट क्रेडिट होना चाहिए. तो बॉम्बे को क्रेडिट करोगे और कानपुर को डेबिट करोगे, क्योंकि पैसा हमको कानपुर से लेना है. कानपुर ब्रांच अकाउंट डेबिट टू बॉम्बे ब्रांच. लास्ट क्लास का लास्ट सम जो किए थे हम लोग, उसमें भी ट्रांसफर वाला चीजों में जो भेजता है वो क्रेडिट होता है, जो देता है, जो मिलता है उसको डेबिट करता है. वही चीज हुआ यहाँ पर. नेक्स्ट एग्जाम्पल.
कानपुर branch paid rupees 3,000 for a machine purchased by head office for the latter. कानपुर लिखो यहां पर, paid 3,000 for a machine purchased by head office. For the latter. इसका मतलब समझो. कानपुर ब्रांच पेड, एक मशीन खरीदा उसके लिए, लेकिन वो मशीन किसके लिए खरीदा? लेटर यहाँ पर दो जन है, एक है फॉर्मर कानपुर ब्रांच और लेटर यहाँ पर हेड ऑफिस ब्रांच, सॉरी हेड ऑफिस. तो देयरफॉर दिस मशीन इज मेंट फॉर हेड ऑफिस. सर मतलब ब्रांच ने कुछ मशीन खरीदा हेड ऑफिस के लिए, उसके लिए ब्रांच ने 3,000 रुपया पेमेंट किया. तो ऐसा सिचुएशन में ये पैसा ब्रांच को लौटाना पड़ेगा हेड ऑफिस को, तो 2 ब्रांच हो जाएगा. ₹3,000. मशीनरी आया है इसके पास, फिर से बता रहा है मशीन किसका है? हेड ऑफिस का है. तो हेड ऑफिस का बुक में मशीन अकाउंट होगा. और नॉर्मली अगर ये हेड ऑफिस खरीदता तो मशीन टू कैश होता, बट ये ब्रांच ने खरीदा है तो ब्रांच को पैसा वापस करेगा. काइंड ऑफ आप समझो ना, कोई और क्रेडिटर हो गया काइंड ऑफ. तो मशीनरी अकाउंट डेबिट टू ब्रांच. ऑल दिस एंट्रीज आर डन इन द बुक्स ऑफ हेड ऑफिस. माइंड इट, लास्ट में लिखा देगा. और एक एंट्री करेंगे, फिर आपको हम रिवीजन का टाइम देंगे. पॉइंट नंबर 4 लिखो, प्रोवाइड डेप्रिसिएशन, provide 10% depreciation on furniture when कानपुर ब्रांच फर्नीचर अकाउंट, फिक्स एसेट बोला था तो वो फिक्स एसेट कौन सा है? फर्नीचर है. इज मेंटेन्ड एट हेड ऑफिस. ब्रैकेट में फर्नीचर का दाम है 25,000. प्लीज इसका एंट्री पास करो. ये एंट्री क्या होगा मेरे को एक बार चैट में जल्दी से बोलो तो. We will have to collect money from the branch. तो ब्रांच अकाउंट यहाँ डेबिट हो जाएगा, क्योंकि ये ब्रांच का फिक्स एसेट है, ये डेप्रिसिएशन ब्रांच को बियर करना है. ब्रांच अकाउंट डेबिट. अच्छा, एक्चुअली दिस विल बी कानपुर ब्रांच, ठीक है. और फिक्स एसेट मेरा बुक्स में है, हम मेंटेन कर रहा है, तो ये जो फिक्स एसेट मेरे पास है ब्रांच वाला अकाउंट, उसको हम क्रेडिट कर देंगे. ब्रांच फिक्स एसेट्स, फर्नीचर अकाउंट जो भी हो. 25,000 का 10%, 2,500, 2,500. लास्ट में all the entries, all the above entries
are recorded in the books of head office. I hope everyone is clear. ब्रांच का अकाउंट में नहीं पूछा था, सिर्फ हेड ऑफिस का ही पूछा है. Everybody please revise. Krishna Limited has a branch that closes its books of accounts every year on 31st March. This is an independent branch which maintains comprehensive books of accounts. Comprehensive मतलब full details. You are required to show journal entries in the books of the branch 31st March to rectify or adjust the following. तो यहां पर ब्रांच का बुक्स पूछा है, तो आप लिखोगे इन द बुक्स ऑफ ब्रांच. सबसे पहला, हेड ऑफिस allocates 1,35,000 to branch as head office expense which have not yet been recorded by branch. तो ये एक्सपेंस ब्रांच का है, तो ब्रांच ये एक्सपेंस को रिकॉर्ड करेगा, तो एक्सपेंस अकाउंट डेबिट. एक्सपेंसेस का अमाउंट कितना है? 1,35,000. ये पैसा क्या वो लोग कैश में खरीदा? नो, वो लोग को तो कैश में नहीं खरीदा, वो लोग को पेमेंट करना है किसको? हेड ऑफिस को. तो हेड ऑफिस इसके लिए क्रेडिट हो जाएगा. एक्सपेंसेस अकाउंट डेबिट टू हेड ऑफिस. नंबर 2, depreciation of branch fixed assets whose accounts are kept by head office in its books. अच्छा, मतलब हेड ऑफिस मेंटेन कर रहा है, ठीक है. तो ब्रांच वो रिकॉर्ड नहीं किया. डेप्रिसिएशन. हाँ बोलो স্যার বলছি হেড অফিস এক্সপেন্স বলে লেখা যায় কি ব্যাপার? ব্রাঞ্চ एक्सपेंस डेप्रिसिएशन ब्रांच मेंटेन नहीं कर रहा है, हेड ऑफिस मेंटेन कर रहा है, बट है तो एसेट ब्रांच का, तो डेप्रिसिएशन अकाउंट डेबिट होगा. और ये पैसा किसको देना पड़ेगा? हेड ऑफिस को देना पड़ेगा. टू हेड ऑफिस 1,15,000. Number 3, branch paid 1,40,000 as salary to an official from head office. जो ब्रांच में विजिट करने आया था, ब्रांच में रह गया कुछ दिनों के लिए, सपोज उसको सैलरी देने का था, तो हेड ऑफिस ब्रांच को बोला आप पैसा उसको दे दीजिए, हम आपको बाद में दे देंगे. एंड डेबिटेड द अमाउंट टू इट्स सैलरीज अकाउंट. गलत है, रॉन्ग. ये मेरा सैलरी में थोड़ी आएगा, ब्रांच का सैलरी थोड़ी है. तो हम लोग का सैलरी को क्रेडिट करना पड़ेगा. और ये पैसा हम लोग लेंगे किससे? ये पैसा हम लोग को लेना है हेड ऑफिस से. तो हेड ऑफिस इन दिस केस विल बी आवर डेटर्स. हेड ऑफिस अकाउंट डेबिट. और गलती से सैलरी को डेबिट कर दिया था, तो उसको आप ठीक करोगे क्रेडिट करके. अमाउंट इज 1,40,000. Number 3 done. 4, head office collected 1,30,000 directly from a branch customer on behalf of the branch, but no intimation was received earlier by the branch. Now the branch learns about it. At the end of the year branch को पता चलता है, तब तो अकाउंट्स आपका बंद हो गया. तो आपको एक एंट्री पास करना है कि ये पैसा जो मेरे को हेड ऑफिस को मिला, ये तो मेरे को मिलना चाहिए था.
हेड ऑफिस के पास पैसा है तो हम हेड ऑफिस को डेबिट करेगा, और ये पैसा किससे मिला? मेरा डेटर से, तो डेटर कम हो जाएगा। नॉर्मली जर्नल एंट्री क्या होता है? कैश अकाउंट डेबिट टू डेटर्स, कलेक्शन फ्रॉम डेटर्स में ब्रांच का बुक में कैश टू डेटर्स होता है, लेकिन हेड ऑफिस को मिला तो हेड ऑफिस टू डेटर्स हो जाएगा। 1,30,000, 1,30,000। Number 5. It is learned that remittance of 1,50,000 sent by branch has been received by head office, has not been received। अच्छा, गुड्स हेड ऑफिस भेजता है, ब्रांच को नहीं मिलता है तो कैश इन गुड्स इन ट्रांजिट बोलता है। और यहां पर कैश हम लोग भेजता है, वो अगर हेड ऑफिस को नहीं मिला तो हम लोग इसको कैसे रिकॉर्ड करेंगे? सिंपली है, हम लोग का यहां पर टोटल अमाउंट देखो कितना है, 1,50,000 का है, राइट? तो ये 1,50,000 के लिए हम लोग अपना बुक्स पे कोई रिकॉर्ड नहीं करना है। ट्राई टू अंडरस्टैंड, हेड ऑफिस का बुक के लिए वो कैश इन ट्रांजिट अकाउंट डेबिट टू ब्रांच हो जाएगा, बट नॉट इन द बुक्स ऑफ द ब्रांच, बिकॉज ब्रांच तो ऑलरेडी पैसा दे दिया, इसमें ब्रांच का क्या फॉल्ट है? तो आप पॉइंट नंबर 5 में लिख लेना, नो एंट्री। और ब्रैकेट में अपना अंडरस्टैंडिंग के लिए लिखना, इन द बुक्स ऑफ एचओ कैश इन ट्रांजिट अकाउंट डेबिट टू ब्रांच। अगर एचओ का बुक्स में करना होता तो। पॉइंट नंबर 6, ब्रांच इनकर्ड एडवर्टाइजमेंट एक्सपेंस ऑफ 30,000 ऑन बिहाफ ऑफ अनदर ब्रांच। ओके, मेरा वाला ब्रांच दूसरा ब्रांच के लिए खर्चा उठाया। ब्रांच का खर्चा उठाने का जिम्मेदारी किसका है? ब्रांच का खर्चा उठाने का जिम्मेदारी हेड ऑफिस का है। तो फिर ये पैसा हम हेड ऑफिस से कलेक्शन कर लेंगे। हेड ऑफिस अकाउंट डेबिट टू कैश 30,000, 30,000। सर ब्रांच अकाउंट डेबिट कर दे, कौन सा ब्रांच? कुछ बोला नहीं है ना डिटेल्स, तो इसीलिए हम लोग हेड ऑफिस से डायरेक्टली बात करेंगे, ब्रांच को बीच में नहीं लाएंगे। ये इंटर ब्रांच ट्रांजैक्शन नहीं है। मैंने किसी का एडवर्टाइजमेंट खर्चा किया, मतलब काइंड ऑफ पेमेंट कर दिया, वो दूसरा ब्रांच का भलाई हो रहा है। ये पैसा मैंने पेमेंट किया था, टू कैश हुआ, आई नीड टू कलेक्ट द मनी फ्रॉम द हेड ऑफिस। देखो यहाँ पर जो भी हेड ऑफिस डेबिट क्रेडिट हुआ ना, आपको क्या लगता है कि ये कलेक्शन होगा या हेड ऑफिस को देना पड़ेगा? ये एट द एंड ऑफ द पीरियड, यानी कि एट द एंड ऑफ द मंथ बोलो या एंड ऑफ द ईयर बोलो, डिटेल्स में डेबिट माइनस क्रेडिट करके जो नेट बैलेंस होगा वो सेट ऑफ होगा। अगर एचओ का बैलेंस क्रेडिट होता है तो वी विल हैव टू पे द एचओ टू बैंक हो जाएगा, और अगर डेबिट होता है तो एचओ से हमको पैसा मिलेगा, लाइक दैट। ये लास्ट में सेटल होता है, अभी नहीं। तो thus we are done with sum number 23. We will move on to the next sum. I am telling you, very very important sums. 2 बार 3 बार करके ये सब सम्स आया है एग्जाम में। इसमें किसी को भी कुछ भी डाउट है तो पूछ लो। We will move on to sum number 24. Sum number 24. Pass necessary journal entries in the books of an independent branch of a company wherever required to rectify or adjust the following. इनकम ऑफ 2800, अच्छा ब्रांच का बुक्स में होगा, हाँ। इनकम ऑफ 2800 एलोकेटेड टू द ब्रांच बाय हेड ऑफिस बट नॉट रिकॉर्डेड इन द ब्रांच बुक्स। व्हाट डज इट मीन्स? इसका मतलब होता है ब्रांच का बुक्स में हम लोग को रिकॉर्ड करना है कि इनकम, जो इनकम हेड ऑफिस ने उसको दिया है बट वो रिकॉर्ड नहीं हुआ हम लोग का, तो फिर
आप शुरू करोगे इन द बुक्स ऑफ ब्रांच, एंट्री नंबर 1। मेरा इनकम है, इनकम का नाम नहीं बोला,
हम लोग का आई होप ग्रॉस प्रॉफिट आया था 1,84,000 and 10,000. So after that ब्रांच पीएल नहीं होगा, ओनली पीएल होगा. पीएल अकाउंट पे बाई ग्रॉस प्रॉफिट 1,84,000 and 10,000. To expenses 90,000, 4,000. To net profit 94,000 and 6,000. अब जैसे हम लोग डिपार्टमेंट में करते थे, याद है, जनरल पीएल अकाउंट, वैसे यहाँ पर भी एक जनरल पीएल होगा. बिकॉज मेरा क्लोजिंग स्टॉक हम लोगों ने रिकॉर्ड किया है एट इनवॉइस प्राइस, स्पेशली द ब्रांच वाला 18,000. तो उसका लोडिंग कैंसिलेशन करना है, तो उसके लिए हम लोग जनरल पीएल बना लेंगे. जनरल पीएल अकाउंट बाई नेट प्रॉफिट, हेड ऑफिस का, ब्रांच का 94,000 and 6,000. To स्टॉक रिजर्व, क्लोजिंग स्टॉक था हम लोग का, निकाले थे 18,000 ऑफ ब्रांच, which is at invoice price. Invoice price का percentage divided by 180 into 80, so it is coming to 8,000. और लास्ट में आपका जो नेट प्रॉफिट आएगा वो बैलेंसिंग फिगर आ जाएगा. ओपनिंग स्टॉक कुछ था नहीं ब्रांच का. अगर ओपनिंग स्टॉक रहता तो उसका भी लोडिंग कैंसिलेशन करना पड़ता, उसका भी लोडिंग बाई स्टॉक रिजर्व बोल के डालना पड़ता. ठीक है, तो ये नेट प्रॉफिट आप लोग कर लो. कितना आ रहा है नेट प्रॉफिट एक बार बोल देना मेरे को चैट में जल्दी से.